घोड़ों की सरजमीन मंगोलिया रूस के जनूब, चीन के शुमाल और काजाकिस्तान के मशरिक में वाक़या है। मंगोलिया का बानी और कौमी हीरो चंगेज खान है, जिसने कई दिहाइयों तक दुनिया पर अपने खौफ की हुकूमत कायम रखी। चंगेज खान जब पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून का लोथड़ा था, जिसे देखकर उस वक्त के बूढ़े बुजुर्गों ने कहा था कि मुस्तकबिल में ये दुनिया पर राज करेगा। बुजुर्गों की ये पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हुई और चंगेज खान ने एक लंबे अरसे तक दुनिया पर अपनी हुकूमत और खौफ के झंडे गाड़े रखे। चंगेज खान का असल नाम तमुजन था, जिसका मतलब है लोहार। चंगेज खान बचपन में ही घुड़सवारी और तीर अंदाजी का माहिर हो गया था। मंगोल तीर अंदाजी के इतने माहिर थे कि घोड़े पर बैठकर ही अपने दुश्मन को तीरों से छलनी करने और मौत के मुंह में धकेलने की सलाहियत रखते थे। 9 साल की उम्र में वालिद के वफात पा जाने के बाद आने वाली मुश्किलात को देखकर चंगेज खान न सिर्फ वक्त से पहले बड़ा हो गया था, बल्कि उसका दिल भी पत्थर का हो गया था। इसी पत्थर दिल और बेरहमी ने उसे सल्तनत का सरदार बनाया। मंगोलिया के कबीले के एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि जमीन और आसमान मिल रहे हैं और मिलने के बाद कह रहे हैं कि मंगोलिया का सरदार तमुजन यानी चंगेज खान है। इस ख्वाब के पूरे मंगोलिया में फैल जाने के बाद कबीले के लोगों ने तमुजन को चंगेज खान का खिताब दिया, जिसका मतलब है पूरी कायनात का सरदार। मंगोलिया में एक कहावत बहुत मशहूर है कि जिस तरह सूरज दो नहीं हो सकते, इसी तरह मंगोलिया के सरदार कभी दो नहीं हो सकते। इसी सरदारी को हासिल करने के लिए चंगेज खान ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसका दोस्त भी मंगोलिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहा था। चंगेज खान ने खुद से कसम खाई थी कि वो हमेशा नाकाबिल शिकस्त रहेगा। ऐसी कसम को खाने के बाद वो दुनिया के लिए मौत का फरिश्ता बन गया। वो आसमान को खुदा मानता था और खुद को आसमान का बेटा, क्योंकि आसमान पूरी दुनिया का एक ही है। इसलिए वो ये मानता था कि सारी कायनात पर हुक्मरानी का हक सिर्फ उसे ही हासिल है। देखते ही देखते उसने बाकी दुनिया पर धावा बोलने के लिए लश्कर जमा करना शुरू कर दिया। तारीख गवाह है कि उसने शहरों के शहर सफाई हस्ती से मिटा दिए। उसकी संगदिली का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चंगेज खान जिस जगह तबाही मचाता था, वो जगह पूरी तरह से वीरान हो जाती थी। यहाँ तक कि कोई चरिंद परिंद और हैवान जिंदा न बचता था। लोग कई सदियों तक चंगेज खान के मटाए गए रास्तों से नहीं गुजरते थे, क्योंकि वहाँ खौफ का इस कदर गलबा होता था कि दिल कांप उठता था। इब्ने बतूता, जिन्होंने पूरी दुनिया की सैर की, वो खुद इस बात की गवाही देते हैं कि चंगेज खान ने शहरों के शहर इस बेदर्दी से मिटाए कि उन रास्तों पर सदियों तक कोई नहीं गुजर सकता। कुछ लोगों ने तो इन वीरान जगहों को मनहूस करार दे दिया था। चंगेज खान के सिर्फ 3 ही मकासद थे। नंबर 1, दुश्मन को नीस्तो नाबूद करना और इबरत का निशान बनाना। नंबर 2, दुश्मन के रिश्तेदार, दोस्त और अजीजों कारब की आंखों में आंसू देखना। नंबर 3, दुश्मन की बीवी और बेटियों पर कब्जा करना। चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी इन 3 मकासद को हासिल करने में सर्फ की। उसके नाम की इस कदर दहशत थी कि लोग उसके डर से थर थर कांपते थे। इतनी बड़ी सल्तनत पर राज करने के बावजूद चंगेज खान ने कभी ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं गुजारी। किसी भी नई सल्तनत को फतह करके चंगेज खान मंगोलिया में वापस आकर खाना बदोश की जिंदगी ही गुजारता था। मरने से पहले उसने अपने बच्चों को भी यही नसीहत की थी कि ऐशो इशरत में कभी ना पड़ना, वरना तबाह हो जाओगे और दुनिया पर अपनी हुक्मरानी का मकसद खो दोगे। नाकाबिले तस्खीर चाइना में चंगेज खान ने इतनी लाशें गिराई कि उनकी हड्डियों से मीनार बनाए गए। गलियों में पांव रखना दुश्वार हो गया था, क्योंकि वहाँ पर लाशों की चर्बियां पिघली पड़ी थीं, जिसकी वजह से हर कदम पर पांव फिसल जाता था। मंगोलिया में इस वक्त तालीम का कोई रुझान नहीं था। चीन को फतह करने के बाद चंगेज खान वहाँ के पढ़े लिखे तबके को कैदी बनाकर अपने साथ मंगोलिया ले आया था, ताकि वो लोग मंगोलियन को जदीद तालीम दे सकें। मंगोलिया में कब्रों को खुफिया रखना एक रिवायत है। इसी वजह से आज तक चंगेज खान की लाश का पता नहीं चल सका है। कहते हैं कि चंगेज खान की लाश जिस जगह दफन है, उस जगह पर 800 घोड़े दौड़ाए गए ताकि लाश का नामो निशान मिट जाए। चंगेज खान की आखिरी रसूमात देखने और कब्र पर घोड़े दौड़ाने वाले घुड़सवारों को कत्ल कर दिया गया, ताकि चंगेज खान की कब्र का राज कभी अफशा न हो सके। यहाँ तक कि उसकी कब्र के पास से गुजरने वाले दरिया का रुख मोड़कर उसकी कब्र की तरफ कर दिया गया, ताकि दरिया चंगेज खान की कब्र के राज को हमेशा राज रख सके। सिर्फ चंगेज खान ही नहीं, बल्कि उसके बेटों, पोतों और यहाँ तक के पड़पोतों की लाशों का भी आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका है और आज तक उनकी कब्रें एक मुअम्मा बनी हुई हैं। चंगेज खान की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अमर हो जाए। उसने दुनिया भर के मशहूर और मारूफ तबीबों को बुलाकर पूछा कि वो हमेशा कैसे जिंदा रह सकता है, मगर कोई नुस्खा काम न आया। आज का मंगोलिया चंगेज खान के वक्त के मंगोलिया से बहुत अलग है। आज के मंगोलिया ने कदीम वक्त की निस्बत काफी तरक्की कर ली है, मगर ये आज भी खाना बदोशों का मुल्क ही कहलाता है, क्योंकि खाना बदोशी का तर्ज अमल आज भी जारी है। यहाँ के लोगों को जिस जगह मुनासिब खुराक मुयसर हो जाए और आबो हवा रास आ जाए, वहाँ पर डेरा डाल लेते हैं, और जब वहाँ का माहौल साजगार न रहे तो किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो जाते हैं। मंगोलिया में शहर बसाने का रिवाज नापैद हो चुका है, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब भी मंगोलिया ने शहर बनाकर रहना शुरू किया है तो बाहर से आकर किसी ने हमला
हमला करके शहर को बर्बाद कर दिया है। शहर ना बसाने की दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने की आदत नहीं है। खाना बदोशों की तरह रहने में पड़ोसियों के दरमियान तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला होता है। दोस्तों, बारबेक्यू तो आपने बहुत बार खाया होगा, मगर क्या आपको मालूम है कि बारबेक्यू का आगाज मंगोलिया से हुआ था। खाना बदोश होने की वजह से ये लोग गोश्त और सब्जियों को लकड़ियां जलाकर हल्का सा तल कर खाते थे और आज बारबेक्यू का कल्चर मगरिब तक फैल गया है। मंगोलिया के लोग खाना इतना ही खाते हैं जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। मंगोलिया वसी और इस रकबे पर फैला हुआ है। तुर्की का रकबा दुगना कर दिया जाए तो मंगोलिया का रकबा बनता है। मंगोलिया दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क है। मंगोलिया का रकबा जितना ज्यादा है उसकी आबादी उतनी ही कम है, जिसकी वजह यहाँ के मौसम का ज्यादा सर्द होना है। सर्दी की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मंगोलिया में सर्दियों के मौसम में ठेले वाले कागज पर रखकर आइसक्रीम बेचते हैं। मौसम इतना सर्द होता है कि आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रीजर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आबादी कम होने की दूसरी वजह यह भी है कि जब भी मंगोलिया की आबादी बढ़ जाती है तो कोई से भी दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई शिद्दत पकड़ लेती है और इस लड़ाई में शिकस्त होने वाला ग्रुप दूसरी रियासत में जाकर सेटल हो जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें मंगोलों ने लड़ी हैं और आज भी मंगोलों की आपस में जंग जारी है। मंगोलिया के झंडे के 3 हिस्से हैं और हर हिस्से का एक मतलब है। झंडे में मौजूद नीला रंग नीले आसमान की निशानदेही करता है, जिसे मंगोलियन अपना खुदा समझते हैं। झंडे में मौजूद गोल्डन रंग का निशान उन तमाम कुदरती अशिया की अक्कासी करता है जिसकी मंगोलियन पूजा करते हैं, जैसा कि पानी, सूरज, चांद, हवा, आग और जमीन। लाल रंग कभी न खत्म होने वाली खुशहाली का पता देता है। मंगोलिया का मजहब शैमनिज्म था, जिसे चंगेज खान ने खत्म कर दिया था। चंगेज खान ने मंगोलियन को यह बावर करवाया था कि हमारा खुदा आसमान है और मंगोलिया में सिर्फ उसी की पूजा की जाएगी। चंगेज खान किसी भी जंग पर निकलने से पहले नीले आसमान से मदद मांगने के लिए एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाया करता था। वहाँ पर कुछ दिन गुजारकर अपने लोगों को वापस आकर खुशखबरी सुनाता था कि आसमान ने मंगोलों का साथ देने का वादा कर लिया है। चंगेज खान के मरने के बाद भी लोग कुदरती चीजों यानी आसमान, पानी और आग की पूजा करते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मंगोलिया के कदीम मजहब शैमनिज्म को मानते हैं और पैरवी करते हैं। मंगोलिया में कुछ मुसलमान भी बसते हैं जिनकी आबादी सिर्फ 6% है। चूँकि मंगोलिया एक खाना बदोश कौम है, इसलिए इसकी ग़िज़ा जानवरों के गोश्त और दूध पर मबनी है। मंगोलिया की मईशत भी ज़राअत और मवेशियों पर मुनहसर है। चंगेज खान ने बहुत से इर्द गिर्द के ममालिक को फतह करके मंगोलिया में शामिल कर लिया था। इसलिए मंगोलिया में मंगोलियन के साथ साथ चीनी, मुसलमान, तर्किश, जापानी, कोरियन और ईरानी कौम के लोग भी शामिल हैं। हर कौम की जुबान अलग होने के बायस यह मसला खड़ा हो गया है कि स्कूल में दी जाने वाली तालीम के लिए किस जुबान को इस्तेमाल किया जाए। घुड़सवारी और तीर अंदाजी जैसे खेल दुनिया से नापैद हो चुके हैं, मगर आज भी मंगोलिया की जड़ों पर काबिज हैं। आज के तरक्की याफ्ता मंगोलिया में भी बच्चों को कम उम्री में ये खेल सिखा दिए जाते हैं। वो जंगली घोड़े जो दुनिया में अब कहीं नजर नहीं आते, वो सिर्फ मंगोलिया में पाए जाते हैं। इन खेलों के अलावा कुश्ती भी मंगोलियन सकाफत का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। कुश्ती जीतने वालों को कुछ खिताबात दिए जाते हैं जो जानवरों के नामों पर मबनी है। कुश्ती में पहले नंबर पर आने वाले को शेर, दूसरे पर आने वाले को हाथी और तीसरे नंबर पर आने वाले को उकाब का खिताब मिलता है। अपनी सकाफत और रवायती खेलों को जिंदा रखने के लिए हर साल जुलाई के महीने में खेलों का एक बहुत बड़ा मुकाबला मुनक्किद किया जाता है, जिसमें घुड़सवारी, निशानाबाजी और कुश्ती के मुकाबले मुनक्किद करवाए जाते हैं। ये मुकाबले मंगोलों के लिए ऐसे हैं जैसे बाकी दुनिया के लिए ओलंपिक्स। इसी जमाने में ताकत और हुक्मरानी के नशे में चूर चंगेज खान जब चाइना पर हमला करने गया था तो वहाँ की तरक्की देखकर दंग रह गया था, और आज उसका अपना मुल्क मंगोलिया भी तरक्की की राह पर भरपूर तरीके से गामजन है। आज मंगोलिया का शुमार दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में होता है और ये तेजी से उभरने वाले चैलेंजेस को शिकस्त देकर कामयाबी की राह पर गामजन है। मंगोलिया के दारुल हुकूमत उलान बातर में चंगेज खान का बहुत बड़ा मुजस्समा बनाया गया है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा घुड़सवार का मुजस्समा होने का एजाज भी हासिल है। और मंगोलिया की करेंसी पर भी चंगेज खान की तस्वीर आवीजा है। 1920 में डायनासोर की बाकियात और अंडे मंगोलिया के सेहरा गोबी से मिले थे और कहा जाता है कि डायनासोर के बाकियात आज भी मंगोलिया की सरजमीन में दफन है। जुल्म की अनगिनत दास्तानें रकम करने वाले चंगेज खान के मंगोलियों ने जापान पर हमला करके अपनी सल्तनत को बढ़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर आंधी का तूफान आने के बायस नाकाम रहे। जापान का कहना है कि वो आंधी का तूफान उनके देवताओं ने उनके तहफ्फुज़ के लिए भेजा था। जापानियों का अपने देवताओं पर इतना पुख्ता यकीन देखकर मंगोलियों ने दोबारा कभी जापान पर हमला करने की कोशिश नहीं की। 13वीं सदी में मंगोलियों ने वियतनाम पर 3 हमले किए और तीनों बार शिकस्त मंगोलियों का मुकद्दर बनी। चंगेज खान की दौर में नाकाबिले तस्खीर रहने वाली कौम ने तीसरी शिकस्त के बाद हार मान ली और वियतनाम को अपनी सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखना हमेशा के लिए छोड़ दिया।